नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस में, जिसमें हमारी चल रही है संडे समरी फॉर रीड। इसमें आज हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य का सारांश। बिल्कुल ही शॉर्ट में और बहुत ही प्रयास किया है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही रखूं मैं वीडियो में, जिससे आपको कम से कम समय में दौरान करने में मदद मिल सके। तो शुरू करते हैं, समय खराब नहीं करेंगे। गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी कोशिश की है, पूरा दिन लगा रहा हूँ छांटने में, तो आपके लिए काम आ सके तो मेरा अहोभाग्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिलेखों की हम बात करें तो उनके आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना गया है, तो वो श्री गुप्त को माना गया है। गुप्तों का आदि पुरुष श्री गुप्त। ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे अपना समय भी जाता है, इससे दोहरान भी हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया, तो उन्होंने चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया, तो इन्होंने चलाया था गुप्त संवत। इस तरह से फिर हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का उल्लेख मतलब किस में मिलता है, वो है प्रयाग प्रशस्ति। जो उन्होंने युद्ध जीते थे, समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का उल्लेख किस में मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति। इस अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है कि इन्होंने कौन कौन से युद्धों में विजय प्राप्त की थी। फिर हम देखते हैं कि भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी इनको, तो विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने इनको भारतीय नेपोलियन कहा था। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इसमें कि चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की 2 राजधानियां बनाई। चंद्रगुप्त की 2 राजधानियां कौन कौन सी थी? पहली तो उज्जैनी और दूसरी पाटलिपुत्र। उज्जैनी और पाटलिपुत्र, इनकी 2 राजधानी थी। कुछ प्रश्न दोहराए जा सकते हैं और कुछ प्रश्न आ सकते हैं, केवल वही प्रश्न रखने का प्रयास किया है मैंने। फिर देखते हैं हम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
कुमारगुप्त के समय में हुई थी। और इसके बाद आता है इसमें हमारे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में हूणों का प्रथम शासक कौन था। भारत में प्रथम हूण शासक ये थे तोरमाण। कौन थे? तोरमाण। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था। तो हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। तो बिल्कुल ही शॉर्ट रूप में है। फिर अभी हम देखते हैं इसमें एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर आता रहता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी जिसमें कहा गया था कि गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती हुई थी, तो सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख सती प्रथा आप जानते ही होंगे, जिसमें पति की मृत्यु पर पत्नी उसके साथ ही चिता में बैठ जाती है। इसका उल्लेख मिलता है हमारे एरन अभिलेख में। अब आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसको फिर से कभी दोहरान कर सकें। अब इसमें हम देखते हैं कि सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था। थोड़ा अलग है शब्द। सोने के सिक्के गुप्त काल में कहलाते। आप लोग इसमें सोच रहे होंगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये अरबी भाषा का शब्द है दीनार, तो इसलिए थोड़ा सा हटकर है, तो आवृत्ति की संभावना भी बढ़ती है इस तरह के प्रश्नों की। फिर आता है कि गुप्त काल में जो सबसे ज़्यादा विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी थी, तो मसाले थे। सर्वाधिक निर्यात किया जाता था किसका? मसालों का। एक दो प्रश्न और लेंगे जिनके आने की संभावना है। फिर हम देखते हैं कि इनके जो सिक्के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उन पर कौन से पक्षी का निशान था, तो वो गरुड़ का निशान था। किसका? गरुड़ का। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्नों का समायोजन करने की कोशिश की है जिससे आपको बेहतर मिल सके लाभ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा दीनार और मसाले। फिर इसमें हम देखते हैं एक दो प्रश्न और, जो जैसे कि विकास की दृष्टि से जो क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा गया था, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, वैसे प्रश्न के रूप में भारतीय इतिहास का क्लासिक ही ज़्यादा बनता है।
क्योंकि अधिकांश हम क्या सोचते हैं कि वो जो एक गीत याद आता है कि जहाँ डाल डाल पर करती है सोने की चिड़िया बसेरा, तो वो सम्राट अशोक से जोड़ा जाता है, लेकिन ये आता है हमारे गुप्त काल से। तो इसका थोड़ा सा ये अंतर होने की वजह से महत्व रखता है कि स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया है, ना कि अशोक के समय को। तो इस तरह से जो प्रश्न अपने आप में कुछ भेद छुपाए रहते हैं, उनकी आवृत्ति अधिक होती है, ये आप भी जानते हैं। तो आज के वीडियो के लिए मैंने सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को छांटा है जो आपको बेहतर ढंग से काफ़ी काम दे सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस पर, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे अगला वीडियो समय पर मिल सके।